मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 पॉलिटी में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़ा है। तो चलिए हम लोग पाठ में आगे बढ़कर देखते हैं। ये हम क्या हैं और कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। हम लोग कहीं पर भी रहते हैं तो उस पर हमारे भूगोल और इतिहास का असर है। तो वही लिखा हुआ है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं का देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। इस पूरे संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत में 8 धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। भारत में 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं है बनती। यह जो विविधता है हमेशा मतलब कि इतने सारे धर्म और भाषाएं, नृत्य, यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। वो कैसे, चलिए देखते हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। हम उनके सामने सुरक्षित एवं स्वस्थ महसूस करते हैं। बात करते हैं उनसे, हम लोग बात भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। जो हमारी तरह दिखते हैं वो सब हमारी तरह कार्य भी करते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। अगर हम कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, जैसे नेपाल के लोग जो हैं वो चीनी लोगों की तरह दिखते हैं क्योंकि वहाँ पर उन सभी के वैसे पूर्वज थे, तो वैसे ही, मगर वो सब भी भारतीय ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वही लिखा है कि कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जो हमारे आसपास जैसे मौजूद है लोगों की तरह नहीं दिखते, उनके बारे में हम लोग जो हमारी समाज है एक खास तरह की राय बना लेती है। तो वही लिखा है। चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं।
पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है? उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों के बारे में अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार है को कैसे प्रभावित करती है। तो पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, इनसे यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जो कोई शहरी लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि ग्रामीण अज्ञानी होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं होता है, वह सिर्फ किसानी खेती ही करते हैं, वो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। और जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। और जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो शहर में रहने वाले लोगों के प्रति एक राय बना लेते हैं कि वो लोग सिर्फ आलसी हैं और पैसों की सरोकार रखने वाले हैं। और जो शहरी हैं वो लोग सोचते हैं कि वो लोग अज्ञानी होते हैं ग्रामीण। बल्कि ऐसा नहीं है। वही राय एक पूर्वाग्रह होता है जो एक तरह की खास किस्म की राय बना लेती हैं कि वो लोग ऐसे ही रहते होंगे, वही उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। एक खास किस्म की राय ही पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो पूर्वाग्रह को आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही होती है। जैसे कि शहरी लोग ग्रामीण को अज्ञानी समझते हैं। शहरी लोग जो ग्रामीण के लोग हैं वो शहरी लोगों के बारे में आलसी एवं पैसे की सरोकार रखने वाले को ही मानते हैं। बल्कि वही सब पूर्वाग्रह है। तो यह सभी नकारात्मक पहलू है। तो वही पूर्वाग्रह है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। बल्कि हमारे भारतीय संविधान में सभी भाषाओं की अपनी अपनी महत्व है। तो ऐसा नहीं है। तो वही लिखा है। दूसरी भाषाएं, अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, हम सोचेंगे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत भी नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो ऐसा भारत में नहीं है। हमारे यहाँ सभी भाषाओं की, सभी धर्म की अपनी अपनी महत्व है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, ये सभी भी पूर्वाग्रह इसी सब पॉइंट से पूर्वाग्रह के बारे में आते हैं। जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, मतलब कि अलग अलग धर्म के लोगों में मतभेद, ये सब भी नहीं होना चाहिए। उनके चमड़ी के रंग पर कि ये काली है, ये गोरे हैं, ये भी पूर्वाग्रह का ही एक अंग है। जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जैसे कि जो शहरी लोग हैं वो ग्रामीण लोगों के बारे में एक पूर्वाग्रह बना लिए हैं कि वो लोग सिर्फ अज्ञानी होते हैं। वही सब जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि, ये सभी पूर्वाग्रह के इसी से पॉइंट निकलता है।
अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यहाँ देखिए, लड़की और लड़की में भेदभाव। लड़के और लड़की में भेदभाव है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में आज भी बहुत भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में, तो वही हम लोग देखते हैं। समाज में लड़की और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है। तो सुशील, ज़्यादातर इसकी पूर्वाग्रह है कि लड़कियां ही सुशील होती हैं। क्या लड़के सुशील नहीं होते? वही लिखा है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। तो ये हमें लड़कियों की पूर्वाग्रह मान कर बैठे हैं कि ये सिर्फ ऐसे लड़की ही बात करती है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। तो क्या लड़कियां बलिष्ठ नहीं होती? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। तो हमारे मन में आता है कि सिर्फ लड़की ही बलिष्ठ है, यह भी एक पूर्वाग्रह ही है। वे शरारती है। तो यही सब पूर्वाग्रह का ही एक रूप है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये जो लड़का है वह लंगड़ा है, वही इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं लंगड़ाता हूँ, ये बोल रहा है, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, मेरी भी बोली लड़खड़ाती है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर हम इस लड़की की जगह रहते तो हम लोग को भी बुरा लगता, जैसे इसको बुरा लगता होगा। तो इसीलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए, उसके मन में ठेस पहुंच सकती है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये एक लड़की है, इसका भी पैर का हालत ख़राब है। तो वही है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये सभी दोनों लड़के हैं तो वो बोल रहे हैं तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। तो वो लड़की बोली है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। बेचारी ये लड़की बोल रही है। चलिए आगे पार्ट में बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये भी लड़के हैं। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। आजकल तो विकलांग लोग भी, और जिनका पैर मतलब सही नहीं है, वो लोग क्या IAS ऑफिसर ये सब नहीं बन पाते। उनका दिमाग तो सही रहता है, वो अपनी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं, एक राय बना लिए हैं खास तरह की कि विकलांग लोग कुछ नहीं कर पा सकते, मगर ये ऐसा नहीं है। उनका पैर सही नहीं है तो क्या उनका दिमाग भी सही नहीं है? ऐसे ही लोग IAS बन जा रहे हैं। तो यह भी एक पूर्वाग्रह का ही रूप है। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरतों वाले
बच्चे, उनके बारे में या लोगों के पूर्वाग्रहों का यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये सभी उनकी भावनाएं विचार हैं। अब चलिए पाठ में आगे बढ़ते। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं। रूढ़िबद्ध धारणा पूर्वाग्रह का ही एक अंग है और इस पर धारणाओं के बारे में क्या कर रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल रहने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वो रोते नहीं। बट ऐसा नहीं है, लड़कों को भी दुख पहुंचता है, वे भी रोते हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं रोती। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रोवो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ये वह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। उनके मन में भी एक रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं बड़े होते होते। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपनों को सिखा देते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो वह उसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कि लड़के कभी रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियां कोमल होती हैं, वे नाजुक होती है, ये सब लड़की ही सिर्फ खाना पका सकती है, ये सब एक रूढ़िबद्ध धारणा ही है। अब चलिए पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का दरअसल हम सब पर असर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। हम रूढ़िबद्ध धारणा के कारण ही हम लोग कुछ काम को करना चाहते हैं मगर उस धारणा की वजह से हम लोग कर नहीं पाते, या हमारे जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है वो धारणा ही हमें रोक लेती है। वही लिखा है।
ये देखिए, यहाँ से असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव तभी होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या फिर किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यह भी रूढ़िबद्ध और पूर्वाग्रह धारणाओं के आधार पर ही होता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप शायद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। जो पिछला पाठ था हमारा पाठ अध्याय 1, उसमें समीर 1 जो था वो हिंदू था और समीर 2 एक मुस्लिम था, जो दूसरे से बहुत भिन्न थे। और जो समीर 1 था उससे अंग्रेजी में निपुण था और जो समीर 2 था वो हिंदी में। वो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं या रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण ही वो समीर 2 जो है पढ़ नहीं पाया था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। जो समीर 2 है गरीब, वह विविधता का नहीं है, वो एक असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने और कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य नहीं हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित शब्द निजी जाति को कहने जाने वाले, जो दलित शब्द है नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित शब्द से ज़्यादा अछूत से यह ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब यह है जिन्हें दबाया गया। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभावों ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? उसे बहुत बुरा महसूस होता होगा, जाहिर सी बात है। चलिए पाठ में आगे देखते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केरल
जब वह केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर और वो लिखे हैं, जबकि यह बात है उसको कहानी के रूप में दर्शाया गया। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो इस अपनी रूढ़िबद्ध नहीं, असमानता और भेदभाव का एक कहानी के रूप में बताए हैं कि बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पूछ पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा और जो टिकट स्टेशन मास्टर थे उनको एकदम से धक्का लगा कि वे बहुत भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था कि हम महार हैं। तो कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराए देने को तैयार थे, पर ऐसा हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जो भीमराव अंबेडकर थे वो अपने बारे में एक भेदभाव को कहानी के रूप में ये बताएं, वही लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12 संपादन वसंत मून बम्बई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार। उस किताब में यह अपनी कहानी को यह दर्शाए हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे, इनके बारे में जान लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता था। उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए कई लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके पास बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था महार लोगों को, और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर जो हैं
अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको सम्मान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया गया था दलित लोगों को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिए। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ हम काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। उनकी यह राय थी। चलिए देखते हैं। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह न जाने दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें और आपको छूने से मना करें, तो आपको पानी न पीने दे तो कैसा महसूस होगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं उनको इतने भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी जगह हम लोग भी रहते अगर, आज भी गाँवों में ऐसा देखा जाता है कि अछूत लोगों को मतलब ऐसे ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें बहुत दुख महसूस होता होगा। सभी लोग तो मनुष्य ही हैं, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए पाठ में आगे बढ़कर देखते हैं। संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष, इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, तो दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। जो दलित लोग हैं उन्होंने प्रयास किया कि हमें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही हमें भी अधिकार मिले कि हम भी शिक्षा प्राप्त कर सके। किसानों और दलितों ने अपने आप को इन जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्रगान बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भेदभाव का सामना किए, तो वो भी इस लड़ाई के हिस्सा थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। अब चलिए देखते हैं कैसे। जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है,
प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अब अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। अब नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। यही हमारे संविधान की उद्देशिका पत्र है। चलिए देखते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा को और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें सब लिखा है कि हमारे भारत में सभी धर्मों को अपनी महत्व है, अपनी सभी भाषाओं को अपनी महत्व है। यही इस संविधान में है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य भारतीय लोगों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। आइए अब हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों को मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ये सभी तो मिलान हो ही जाएगा। तो इतना ही हमारा पाठ था। हमारा पाठ कंप्लीट हुआ, दूसरा चैप्टर। तो
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विविधता एवं भेदभाव हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। ये देखिए हमारा सभी यहाँ पर स्टेशन मास्टर भीमराव अम्बेडकर साथ भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ बैलगाड़ी भाई सब चित्र दिया गया हुआ है। ये संघर्ष वो लोग कर रहे हैं आज़ादी के बाद भी असमानता से छूट पाने के लिए। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट तो पढ़ा ही दी हूँ। क्वेश्चंस, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभाव को उल्लेख कीजिए। सभी